ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा था, जिसमें से हम लोग डिलीवरी ट्रेडिंग या डिलीवरी इन्वेस्टमेंट का था। बेसिकली डिलीवरी को हम लोग ट्रेडिंग नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं, शेयर्स को खरीद करके एक दिन से अधिक होल्ड करते हैं और उसके बाद बेच देते हैं। बात समझ में? तो लास्ट लेक्चर में ये डिलीवरी वाला जो सेक्शन था मैंने पूरा दिखाया था, क्या होता है इसके बारे में समझाया था। आज हम लोग समझते हैं कि डिलीवरी के लिए यानी एक दिन से अधिक शेयर को होल्ड करने के लिए कौन सी कंपनी अच्छी होती है, उसके कुछ फंडामेंटल समझते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, ये कैसे पता चलेगा हमें, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने जल्दी जल्दी में सारा कुछ दिखा दिया था एक बार कि हम लोग जो एप्लीकेशन यूज करते हैं ब्रोकिंग ऐप जो यूज करते हैं उस पर भी देख सकते हैं, या तो मनी कंट्रोल वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। मैंने बताया था कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहली चीज कंपनी को ओपन करते ही हमें क्या देखना है कि भाई कंपनी का मार्केट कैप मतलब कैपिटलाइजेशन यानी पैसा कितना है, पैसा, ठीक है। यानी कंपनी की पूरा का पूरा, अगर हम कहेंगे ना कि जैसे तुम्हारे पास अगर घर होगा, मान लो ये है रोड के पास अगर घर है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, और एक ये है गांव में घर है तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, है कि नहीं। तो हम कहेंगे इसका जो घर का वैल्यू है अलग है, इसका कैपिटल ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है, इसका कैपिटल कम है, गांव वाले का कम है ना कैपिटल। हाँ, तो इसी तरीके से जो मार्केट कैप के बेसिस पर यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कंपनियों को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। कितने भाग में डिवाइड किया जाता है? 3 भाग में। देखो कौन कौन से। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं लार्ज कैप कंपनी। ये जो अभी बता रहा हूँ उसको याद रखना, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये काम देगा, ठीक है। एक क्या होती है? लार्ज कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। दूसरा होता है मिड कैप मतलब कैपिटलाइजेशन। और तीसरा होता है लो कैप यानी कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कंपनियों को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है? 3। कौन कौन सी? लार्ज मिड लो। इतना समझ में? अब देखना, जैसे कि अगर कोई कंपनी 20,000 करोड़ से लेकर के 20 लाख करोड़, ठीक है, CR मतलब करोड़, किसी कंपनी की वैल्यू, ठीक है, कंपनी की वैल्यू 20,000 करोड़ से लेकर के 20 लाख करोड़ है, तो उसे क्या कहेंगे? लार्ज कैप कंपनी। क्या कहेंगे? लार्ज कैप कंपनी, यानी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत अधिक है, लार्ज कैपिटलाइजेशन है। बात समझ में आया क्या? इतना क्लियर हुआ? दूसरा कि अगर 5,000 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़, ये मतलब क्या? 1000 होता है ना, ये मतलब 1000। तो 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में कोई कंपनी रहेगी तो वो कंपनी किस टाइप की होगी? मिड कैप। और वहीं अगर 500 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ के बीच में कोई कंपनी है तो उस कंपनी को हम कहेंगे लो कैप कंपनी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। आप बताओ, ये कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसकी कैपिटल जो मार्केट कैप है वो है 82,425 करोड़। ये इन तीनों में से किस रेंज में आएगा? लार्ज में। क्यों? क्योंकि 20,000 से ज्यादा है, 82,000 करोड़ की कंपनी है भाई साहब, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, कंपनियां
उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कितने भाग में डिवाइड होती हैं? 3। कौन कौन सी? लार्ज, मिड, लो। लार्ज कंपनी किसे कहेंगे? 20K से 20 लाख करोड़। अच्छा, नीचे से याद रखना तो याद कर लेना, 500 करोड़ से 5000 करोड़, फिर 5000 करोड़ से 20,000 करोड़, और फिर 20,000 करोड़ से 20 लाख करोड़, है ना? से याद रहेगा। बहुत ठीक है, आगे बढ़े। तो पहला इस चीज तो समझ में आ गया कि हमें क्या देखना है, कंपनी देखनी है। और जो कंपनी जितनी बड़ी रहती है, यानी हम वो कंपनी बड़ी कैसे हुई होगी? अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा, है ना? क्या जो रिलायंस इंडस्ट्री थी, रिलायंस इंडस्ट्री जब बनी तभी इतनी बड़ी हो गई होगी? या जियो जब था, जियो जब बना तभी इतना पॉपुलर हो गया होगा? नहीं, पहले छोटी रहेगी, फिर उसके परफॉर्मेंस अच्छे हुए होंगे, धीरे धीरे करते करते वो बड़ी हुई। यानी जो मिड लार्ज कैप कंपनी होंगी वो क्या होंगी? अच्छी होंगी, है ना? लेकिन उसमें भी कंडीशन हो सकता है कि मान लो कि दिखने में बहुत पैसा दिख रहा है, ठीक है, दिखने में पैसा बहुत दिख रहा है, लेकिन अगर किसी इंसान के पास मान लो कि तुम्हारा मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, क्योंकि है नहीं लेकिन मान लेते हैं, है ना? मंथली इनकम कितना है? 1 लाख रुपए। यानी 1 साल में तुम्हारा एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख तो दूर से देखेंगे तो कहेंगे भैया 12 लाख रुपए का पैकेज है, साल का 12 लाख रुपए कमाती है लड़की। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, तब तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, इस 1 करोड़ के सामने 12 लाख की कोई वैल्यू रह गई? नहीं, ठीक है। यानी कि दिखने में कंपनी बड़ी दिख सकती है, लेकिन वो कंपनी सच में अच्छी है, कहीं उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा तो नहीं है, उसके बारे में कैसे पता करेंगे? तो ये होता है डेट टू इक्विटी रेशियो से। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट माने कर्जा और इक्विटी मतलब तुम्हारे जो शेयर की वैल्यू है ना? मान लो कि तुम्हारे शेयर की वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख करोड़, लेकिन तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है? 4 लाख करोड़। 4 लाख करोड़। कंपनी भले ही ये लार्ज कैप में आती हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कर्जा 4 टाइम्स है उसके इक्विटी से, तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है? नहीं। अगर बाई चांस कंपनी डूबी तो भाई साहब पहले से इसके ऊपर 4 करोड़ का कर्जा है, इसके शेयर की वैल्यू 1 ही लाख करोड़ है, ये भरेगा कहाँ? हमारा भी पैसा डूब जाएगा। इसलिए कभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से जितना कम रहे उतना बढ़िया है ना? चाहे वो 0.05 हो, 0 रहे तो भी तो बहुत बढ़िया है, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। समझ में आया? तो पहली चीज हमें क्या देखनी है? पहले हमें मार्केट की वैल्यू देखनी है, कैपिटलाइजेशन देखना है, और ये पता करना है कि ये कंपनी किस रेंज में आती है। दूसरी बात देखना है कि भाई इस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। समझ में आया क्या? कितना कर्जा है। तो हमने 2 चीज इसमें समझनी है, मार्केट कैप और डेट टू इक्विटी रेशियो। क्लियर? अब हम समझते हैं कि ई रेशियो क्या होता है। देखो, ई मतलब होता है प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर अपॉन, ई मतलब होता है अर्निंग, अर्निंग फ्रॉम दैट शेयर। यानी कि जैसे कि मान लो तुम कंपनी सी है, इस कंपनी सी का तुमने 10 शेयर खरीदा है, ठीक है, 10 शेयर खरीदा है। जब तुमने 10 शेयर खरीदा था तो उस वक्त शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन अब शेयर की वैल्यू हो गई है 110 रुपए। बताओ तुम्हें पर शेयर कितना फायदा हो रहा है? 10 रुपए। उसी तरीके से कंपनियां भी तो अपना शेयर बेच के पैसा कमाती हैं, वही दिखाता है पीई रेशियो। अगर पीई रेशियो जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है कि नहीं? कंपनी का जो शेयर है उससे हमें जितना अधिक अर्निंग आएगी, मतलब वो वैल्यू, वो पैसा किस में ऐड होगा? कंपनी में ऐड होगा, और धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ होते जाएगा।
तो कंपनी जो पीई रेशियो होता है, पीई रेशियो को अब देखो कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि इतना रहेगा तो बढ़िया है, इतना रहेगा तो बढ़िया है। हम पीई रेशियो को कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनियों के साथ। मान लो कि ये जो कंपनी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, अगर वो टाटा की है, ठीक है, टाटा स्टील है, बात समझ में आई? तो टाटा की और कौन सी कंपनी, मतलब कि स्टील की और कौन सी कंपनी है, उसके साथ हम इसका पीई रेशियो को कंपेयर करेंगे। जैसे JSW स्टील, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था JSW स्टील, है ना। तो हम टाटा स्टील को JSW स्टील के पीई रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे। अगर पीई रेशियो टाटा का ज्यादा है तो मतलब एक कंपनी JSW से अच्छी है, उसके शेयर हमें अच्छे अर्निंग देते हैं, और अगर कम है तो JSW से खराब है। समझ में आया क्या? पीई रेशियो क्या होता है, समझ में आ गया? P मतलब प्राइस ऑफ शेयर और E मतलब अर्निंग पर शेयर। क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ समझो, एक चीज पहले इधर समझो। ये कहता है, देखो फेस वैल्यू हमने समझ लिया है, फेस वैल्यू हमको पता है। फेस वैल्यू क्या एक से कम फेस वैल्यू हो सकता है? नहीं। अगर मैं कहूं कि ये जो कंपनी है जिसका फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं, क्या अब इस कंपनी के फेस वैल्यू में कभी स्प्लिट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी चीजों को देख सकते हैं कि ऐसी कोई कंपनी जिसका फेस वैल्यू थोड़ा 10 रुपए हो, तो फ्यूचर में हो सकता है कि उसमें स्प्लिट हो तो हमें फायदा होने के चांसेस हो जाए, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक स्प्लिट में हमें कैसे फायदा होता है ना। तो ये भी देख सकते हैं। बाकी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, फेस वैल्यू एक है वो, अब इसमें खाली क्या नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। बाकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, वो आगे देखेंगे उसके प्रॉफिट और उसके कैश फ्लो, ठीक है। तो फेस वैल्यू समझा है। उसके बाद हमने देखा था डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड अगर लिखा है 0.82% दिया जा रहा है, तो डिविडेंड किस पर दिया जाता है? फेस वैल्यू पर, ठीक है। डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता है। हमने ये समझ लिया था कि हम देख सकते हैं किसी कंपनी की, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कंपनी या तो 1 साल में डिविडेंड दे दे, या तो 3-3 महीने या 4-4 महीने पर डिविडेंड दे सकती है। समझ में आया? उसके बाद हम समझते हैं बुक वैल्यू क्या होती है। ये बुक वैल्यू, जैसे बुक वैल्यू लिखा हुआ है 351.40, है ना। तो ये बुक वैल्यू होता है कि अगर मान लो जिस कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई, मान लो कंपनी डूब गई और उस कंपनी के सारे असेट को बेच करके शेयर होल्डर्स का पैसा चुकाना हुआ, तो शेयर होल्डर्स पर शेयर पर कितना पैसा पाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। नहीं, कैसे प्रॉफिट होगा? मान लो, देखो, जैसे कि जब तुमने 10 शेयर खरीदा था, मान लो 10 शेयर खरीदा था, उस वक्त 10 से एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए, लेकिन 3 महीने बाद हर एक शेयर की वैल्यू बढ़ के हो गई थी 360 रुपए, ठीक है, 360 रुपए। इतना क्लियर है? अब अगर इस केस में कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो तुम्हें मिलेगा कितना हर शेयर पर? 351 रुपीज। समझा? तो कभी भी ये जो बुक वैल्यू होता है ना, ये मार्केट प्राइस से कम ही रहता है। समझा क्या? ये बुक वैल्यू जो होती है, ये मार्केट प्राइस, जो कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू चल रही होती है ना, वो उससे कम रहती है। हाँ, चेंज होते रहेगी, ऐसा फिक्स नहीं है, ये चेंज होते रहता है। समझ में आया? तो उनके ये चीजें ना, उसके जब ये लोग अपना बैलेंस शीट निकालते हैं हर साल का, तो उस बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं कि इस साल का बुक वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का बुक वैल्यू क्या होगा, ये सारी चीजें उसमें दिखाई देता है, ठीक है। ये बुक वैल्यू क्या होता है, समझ में आ गया? उसके बाद देखो, ये होता है ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पर कितना अर्न कर रही है कंपनी, एक शेयर पर कितना अर्न करती है,
वो दिखाता है ईपीएस। ईपीएस बात समझ में आई? ओके, ईपीएस। अब इसी अर्निंग पर शेयर को अगर यहाँ पर रख दिया जाए, जैसे मान लो 63 रुपए अर्न कर रही है, 63 रुपए क्या कर रही है, अर्न कर रही है, और ऊपर प्राइस रख दो क्या, शेयर का। देखो मैं जैसे जो हमने पीई रेशियो देखा था, पीई रेशियो कैसे निकलता है, पीई रेशियो कैसे निकलता है, पीई रेशियो क्या कर रहा है कि प्राइस ऑफ शेयर, शेयर अपॉन अर्निंग, अर्निंग ऑफ पर शेयर। हमको पता है कि इसकी अर्निंग कितनी है, 63 रुपए, मान लेते हैं 63 रुपए। और अगर हमें ये पता रहेगा कि जो शेयर का प्राइस चल रहा है, मतलब कि एक शेयर का प्राइस अगर 100 रुपए चल रहा है, तो हम लोग 100 को 63 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो यहाँ दिखाई देगा। समझ में? या अगर हम 63 से मल्टीप्लाई कर दे इससे 5.97 से, तो हमें जो मार्केट वैल्यू चल रही होती है किसकी, शेयर की, वो हमें निकल जाएगा आराम से। समझ में आ गया? तो ये अर्निंग पर शेयर, इतना समझ में आ गया? अब देखो आगे चलते हैं। अब कहता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी जब हम लोग बहुत टाइम के लिए शेयर को खरीद लेते हैं, बहुत सारे शेयर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया था, तुमने 10 शेयर खरीदा था 100 रुपए पर, ठीक है, और वे बढ़ करके एक शेयर की वैल्यू हो गई 110 रुपए, यानी तुम्हें 10 रुपए का फायदा, यानी 10% का रिटर्न आ रहा है तुमको, है ना। तो वही बताता है कि जो भी कंपनी है, उस कंपनी में हमें रिटर्न कितने का मिल रहा है, वो यहाँ पर दिया रहता है परसेंटेज के हिसाब से। यानी अगर तुम एवरेज, ये सब एक्चुअली एवरेज निकाल के रखा रहता है, 2 साल 3 साल 5 साल का, उसमें यहाँ दिखाता है कि अच्छा भाई इतने साल का एवरेज जो है कंपनी का, वो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 19% या 20% के आसपास है, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिटर्न रहेगा उतना बढ़िया है कि नहीं, है ना। अगर मतलब प्राइस मैंने खरीदा था शेयर 100 रुपए पे, और ये जा करके बंद हुआ 120 रुपए पे, इस वक्त मुझे कितना 20% का रिटर्न आ रहा है ना? तो जितना अधिक ये रिटर्न ऑन इक्विटी रहे कंपनी, उतना ठीक है। मतलब रिटर्न हमें कैसे आएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी तो रिटर्न आएगा, कि अपने घर से देखा हो, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। तो हमने किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहला चीज तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन समझना है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। दूसरी चीज हमें देखना है कि उस कंपनी पर डेट कितना है, मतलब कर्जा है या नहीं है ना। जैसे मैंने कहा कि पहले हमने मार्केट कैप देख लेंगे, फिर हमें कर्ज देख लेना है कि नहीं, फिर हम देख लेंगे फेस वैल्यू, अगर एक है तो स्प्लिट नहीं होगा, यानी फर्दर हमें कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन कंपनी का ग्रोथ कैसा है वो आगे पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग बुक वैल्यू देख लेंगे कि अगर कंपनी डिफॉल्ट हुई तो हमें कितना पैसा मिलेगा पर शेयर पर, डिविडेंड कंपनी कितनी देती है, अर्निंग पर शेयर कितना है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। ये सारा का सारा चीज अगर ये सब हाई है, ये सारा का सारा, तो बहुत बढ़िया है। डेट टू इक्विटी जितना लो रहे उतना बढ़िया है। समझ में आ रहा है क्या? ये पहले, और क्या, जो जिसको शेयर मार्केट बोलते हैं ना, देखो शेयर मार्केट में कैसा होता है, कहते हैं जहां तक मैंने पढ़ा कि 100 में से 90% लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो ये सब चीजों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, वो किसी की सुनी सुनाई बातों को मतलब पकड़ लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग बिना अपने जांच पड़ताल के किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर पैसा कंपनी घाटे में चली जाती है, उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है।
ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारा फंडामेंटल्स है कि अगर हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हमारे दिमाग में पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है हम पहले उस कंपनी का फंडामेंटल्स देखेंगे, ये सारा का सारा चीज चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें दो चीज और चेक करनी होगी, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेट एनुअल इनकम, ठीक है। क्या क्या चेक करना है, और प्रॉफिट और एनुअल इनकम, ठीक है। अब ये सब चीजें कहाँ चेक होगी, या तो जैसे मैंने कहा कि जिस एप्लीकेशन का यूज कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए उस पर भी चेक कर सकते हो अगर अवेलेबल है, और नहीं है तो सीधा कहाँ जाना है, मनी कंट्रोल पर जाओ और जिस कंपनी के बारे में चेक करना है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया जियो नहीं है, रिलायंस लिख देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिख दिया। अब इस कंपनी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो पहले हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेंगे कि अच्छा प्राइस क्या चल रही है। एक शेयर की प्राइस चल रही है 2421 रुपए, ठीक है। एक शेयर की प्राइस 2421 रुपए एनएससी में, और बीएससी में वही 2420 रुपए। यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे कि ये जो कंपनी के शेयर का जो प्राइस है ये लास्ट के कुछ महीनों में या कुछ सालों में कैसा रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहाँ देखेंगे, यहाँ चार्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ दिखा रहा है 2022 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और करंटली जुलाई में। ये यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, कंपनी का जो शेयर है वो किस तरीके से बढ़ा है, फिर गिरा है, फिर 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 बढ़ा है, फिर गिरा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग हमें कहाँ पर शेयर लेना है। अच्छा बताओ, यहाँ पर शेयर लेना खरीदना ज्यादा बुद्धिमानी रहेगी या यहाँ पर शेयर खरीदना, यहाँ सेकंड वाले पे, है ना। क्योंकि इतना हाई पर अगर किसी ने शेयर खरीद लिया, किसी ने चार्ट नहीं देखा और सिर्फ यही देख लिया क्या ये प्राइस और इसी पर खरीद लिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि शेयर की जो वैल्यू है बहुत नीचे है या बहुत ऊपर है कि नहीं। तो तुम्हें शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है वो कैसे पता चलेगा, पहले तुम्हें ये सब चार्ट देखना पड़ेगा। चाहे तुम पिछले महीने के देख लो, एक साल का देख लो। एक साल का देखने के लिए देखो यहाँ लिखा है 1 डे चार्ट, 5 डे चार्ट, 1 मंथ चार्ट, 3 मंथ चार्ट, 6 मंथ चार्ट, 1 ईयर चार्ट। अगर मैं 1 ईयर कर दूं तो यहाँ अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर 2021 का, फिर 22 का, मार्च, मई, फिर जुलाई, समझा। क्वार्टरली ये पूरा दिखा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ देखो जो रिलायंस के शेयर्स है, रिलायंस के शेयर की वैल्यू बढ़ी थी 2021 में एकदम, उसके बाद लास्ट दिसंबर में जाते जाते बहुत गिरी थी, फिर थोड़ा सा उठा, उसके बाद फिर गिरा था, ठीक है। अब सोचो जिसने यहाँ पर खरीदा होगा उसको कितना फायदा होगा अगर उसने यहाँ पर बेचा रहेगा, और या जिसने यहाँ पर खरीदा रहेगा इस पॉइंट पर 2100 पे, तो उसको कितना फायदा रहा होगा जब उसने यहाँ बेचा होगा, यहाँ 2800 पे। सोचो 2100 में खरीद करके 2800 में बेचना, कितने का फायदा, 700 रुपए का। 2100 का खरीद करके 2800 में बेचना, पर शेयर 700 का फायदा। कैन यू इमेजिन, समझा रहे क्या। तो यहाँ पर अब जो पैसा तुम बैंक में रखते हो, जैसे 1 लाख अगर तुमने एफडी कर दिया है, तो 1 लाख उस पैसे को थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा सर्च करो और उससे क्या कर लो। 1 साल के लिए तुम एफडी में करोगे तो 1 साल के लिए किसी कंपनी का शेयर खरीद लो। भाई साहब एफडी में तुम्हें बहुत देगा, 6%, 7% रिटर्न देगा, लेकिन यहाँ शेयर्स में अगर तुमने किसी का शेयर खरीदा है, हो सकता है वो महीने में तुम्हें 6-7% का रिटर्न दे दे। समझा रहे क्या, महीने में दे दे, 2 महीने में दे दे, 4 महीने में दे दे, लेकिन एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा तुमको यहाँ पे। लेकिन ये सब कैसे पता चलेगा, जब तुम फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। आंख बंद करके पता चला तुमने यहाँ पर शेयर खरीद लिया है, धड़ाधड़ शेयर गिरने लगा और तुम्हें कुछ पता नहीं है कि भाई ये शेयर बढ़ेगा घटेगा। अब तुम सोचा कि मेरा पूरा पैसा न डूब जाए, मैं शेयर को बेच देता हूँ। बताओ, खरीदा तुमने 2700 पर और बेच दिया यहाँ पर 2200 पर,
हर शेयर के ऊपर 500 का घाटा, कितना बड़ा घाटा गया, है ना। तो गलती किसकी है? तुम्हारी है। तुमने कुछ रिसर्च नहीं की, थोड़ी भी पढ़ाई नहीं करी उसके बारे में। वही कहते हैं ना, अगर तुम्हें अर्न करना है तो पहले लर्न करना है। समझा है क्या? इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्निंग देन फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग। क्लियर है? ये चार्ट देख लेना है एक बार, शेयर की वैल्यू क्या चल रही है। उसके बाद हमको यहाँ पर सारा का सारा वैल्यू मैंने बता दिया, जैसे कि फेस वैल्यू क्या है, जैसे रिलायंस की 10, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इसमें स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। और अगर हमारे पास जितना भी शेयर रहेगा, स्टॉक स्प्लिट के बाद हमारे शेयर डबल ट्रिपल या जिस जिस रेशियो से ये चेंज होगा फेस वैल्यू, वो हो सकता है, फायदा है ना। उसके बाद अर्निंग पर रेशियो, अर्निंग पर शेयर कितना है, 98 है। एक शेयर पर 98 रुपए का अर्निंग हो रहा है। फिर पीई रेशियो, पर शेयर अर्निंग का ये रेशियो देखो 24 है। उसके बाद डिविडेंड कितना दे रहा है, 0.33%, किसका, फेस वैल्यू का। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो, बताओ अच्छा ये कौन सी टाइप की कंपनी आएगी। ये है 1 लाख 16,38,256 करोड़ की ये कंपनी है। किसमें आएगी? क्या लार्ज में आएगी ना? हाँ, लार्ज में आएगी। उसके बाद हमने ये ओवरव्यू में सारा का सारा देख लिया। अब यहाँ देखो चार्ट है, फिर उसके बाद टेक्निकल, ये सब नहीं देखना है हमें। क्या देखना है, सीधा फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल। और जैसे फाइनेंशियल में जाएंगे तो हमें दिखाएगा रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2018, 19, 20, 21, 22, तो यहाँ पर रेवेन्यू दिखाया कि लगातार रेवेन्यू बढ़ता गया है। पहले जो कि 39 लाख 3,91,677 करोड़ था, फिर 56 हुआ, फिर 59 हुआ। 2021 में लॉकडाउन हुआ था तो गिरा था, क्योंकि रिलायंस जो है क्या करती है, बिजली बनाती है और भी दूसरे प्रोडक्ट है, लेकिन बिजली की खपत कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी, लॉकडाउन लगा होगा, उसकी वजह से इसका रेवेन्यू कम हुआ होगा। ठीक है, लेकिन 2022 में 72 जो है हजार 72 लाख के 7,21,000 के पास पहुंच गई है कि नहीं। तो लगातार बढ़ रहा है, यानी कंपनी ग्रोथ में है। फिर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसी कंपनी में हम लोग पैसा लगा सकते हैं, है ना। डेट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं, तो डेट टू इक्विटी रेशियो धीरे धीरे हमेशा कम होते जा रहा है। यानी पहले कंपनी पर इतना कर्जा था, फिर कर्जा थोड़ा बढ़ गया, फिर कम हुआ कर्जा, फिर और कम हुआ, और थोड़ा सा कर्जा और बढ़ गया है ना। तो जीरो के नीचे है कर्जा तो ठीक है, लेकिन जीरो से ऊपर है तो थोड़ा गड़बड़ है। समझा है क्या? इतना चीज समझ में आ गया, ये सब क्या क्या देखना है। उसके बाद अगर और किसी को, जैसे कोई कॉमर्स वाला रहता तो बैलेंस शीट देख सकता है, बट जिसको कॉमर्स की पूरी आइडिया नहीं है, मोटा मोटी तौर पर ये इतना चीजें भी अगर देख करके तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। इसमें कैश फ्लो वगैरह भी देखा जाता है कि कंपनी के पास करंट में कितना पैसा है। ठीक है? तो ये सब अदर चीजें है, बट ये जो ज्यादा डीपली थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं उसके लिए। बट एक नॉर्मल इंसान के लिए जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उसके लिए इतना काफी है। ओवरव्यू देख करके और बाकी जो चीजें मैंने बताई वो देख करके तुम कर सकते हो। बाकी ये भी थोड़ा सा देख लेना है कि जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स में जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स कंपनी के हैं कि नहीं, कंपनी डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगी, किसी और के पास शेयर तो नहीं चले जाएंगे, ये देख लेने का। देख लो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये कितना है, ज्यादा है। उसके बाद पब्लिक इस शेयर को खरीद रही है क्या, क्योंकि शेयर की वैल्यू बहुत अधिक होने के कारण बहुत अधिक पब्लिक इसको होल्ड नहीं कर पाती है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू क्या चल रही है, 2400 चल रही है। यहाँ तो लोगों का एक दिन का 2400 कमाई नहीं होगा, हाँ। 2400 का एक शेयर खरीदेगा कोई, तो पब्लिक इसलिए इसमें कम इन्वॉल्व है। लेकिन वही अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी बैंक वगैरह की बात करें, तो बैंक वगैरह जो है इसमें ज्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। जो FII है यानी फॉरेन से जो पैसा लगा हुआ वो भी
ज्यादा है इसमें, यानी फॉरेन के लोग इस कंपनी पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। सुना है क्या, है ना। हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें भी देख सकते हैं। उसके बाद कंपनी के और कौन कौन से ब्रांचेस हैं, देखिए पीयर्स कौन कौन से हैं, और रिलायंस है, फिर उसके बाद इसका हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं इस रिलायंस का ओएनजीसी के साथ कर सकते हैं, पेट्रो एलएनजी के साथ कर सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, परसेंटेज में कितना चेंज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्या क्या है, इसके कंपेयर में और कौन कौन सी कंपनियां हम देख सकते हैं। ठीक है, पीबी रेशियो क्या है, आरओई क्या है, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, एक साल का परफॉर्मेंस, इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये डेट टू इक्विटी रेशियो देख ही सकते हैं कि इस सारी कंपनियों में, जैसे ये 0-0 है, यानी ये जो है पेट्रोनेट एलएनजी, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, समझा, इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ये सब देख सकते हैं। और कंपनी के बारे में अगर पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको जो है 20-50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, हमको आराम से 5 से 6 कंपनी अच्छे अच्छे देख लेने हैं, उन पे इन्वेस्ट कर देना है। और मैंने जैसा कि बताया कि कंपनी कैसे वो करोगे, तो देखो मैं अभी आगे हम लोग जब इसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि कोर सेक्टर क्या होता है ना। 8 कोर सेक्टर होते हैं, और उस 8 कोर सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और ये जो किसी भी देश को चलाती हैं वो 8 कोर सेक्टर, अगर वो कोर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो देश डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि वो कोर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, और भारत में जो कोर सेक्टर की कंपनियां जैसे महारत्ना हो गई, मिनी रत्ना हो गई, ये सब कंपनियों की जो शेयर की वैल्यू है ना बहुत कम है। सो यू जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, वॉच लिस्ट में मैं जाऊँ अगर तो मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे मैंने 11 जो भारत में महारत्ना कंपनियां हैं उनका लिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 209 रुपए, आराम से इंसान खरीद सकता है इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करके। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक शेयर की वैल्यू 112 रुपए चल रही है। एनटीपीसी है 150 रुपए है। कोल इंडिया 202 है। आईओसीएल 71 रुपए है। एचपीसीएल 229 रुपए है। बीपीसीएल 300 रुपए। यानी ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कंपनी का जो शेयर है बहुत कम है, और गवर्नमेंट कभी भी अपने कंपनी को डूबने नहीं देती है। बात समझा है क्या। हम पर जीएसटी बढ़ा के, टैक्स बढ़ा के, पैसा खरीद के लेके निचोड़ के आदमी को दम उसको चूस के कंपनी को बचाएगी। इसलिए अगर इस कंपनी में हम लोग जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा क्या हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। ठीक है, बस हमें खाली इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या देखना है वो सारी की सारी चीजें, जैसे कि इसका ग्राफ जो है एक दिन का है या पिछले एक साल का देख लेंगे, तो कंपनी का जो अगर हम देख रहे हैं तो ग्राफ धीरे धीरे आगे आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि कंपनी ग्रोथ करी हुई है कि नहीं। तो ये देख लेंगे, या 3 साल का अगर हम देख लें तो कैसा हुआ है, पहले यहाँ थोड़ा डिक्रीज हुआ था, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करते गया है। ठीक है, कंपनी के बारे में यहाँ पर सारा का सारा चीज देख लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, कितने करोड़ का है, ये 1,45,000 करोड़ का है ना। उसके बाद पी रेशियो देख लेंगे, पीबी रेशियो क्या है। डेट टू इक्विटी ये देखो ज्यादा है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि इसका थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है इस कंपनी पर। फेस वैल्यू है 10 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ से रेवेन्यू देख लें तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा नहीं हुआ है लगातार, अगर ईयर दर ईयर देखें, 21 का है क्वार्टरली, ईयर दर ईयर देख लेते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। यानी इस कंपनी में अगर हम अपना ये लगाएंगे पैसा तो हमारा पैसा भी बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करेगा, है कि नहीं। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, और गवर्नमेंट का हर एक चीज पता ही है कितना स्लो चलता है, उसमें न काम अच्छे से होगा न कुछ होगा। इसीलिए अगर हम देखेंगे जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनियों का ग्रोथ रेट बहुत तेजी से होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कंपनी। अगर वहीं पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अल्ट्राटेक सीमेंट का देखते हैं, ठीक है, मान लो अल्ट्राटेक सीमेंट का अगर एक एक जो कि शेयर की वैल्यू कितना चली, 6,399। इसमें देखो अगर इसका हम देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशो कम है, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैप कितना है, 1,84,00,000 करोड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो अगर हम रेवेन्यू देखें
तो लगातार धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ाई है, ठीक है, हर साल रेवेन्यू बढ़ाई है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो हमने अगर इसमें पैसा लगाया होता तो हमारा भी प्रॉफिट बढ़ते जाता। नेटवर्थ भी बढ़ाई है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिटेल देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। इतना क्लियर हो गया क्या? ये चीज समझ समझ में आ गया ना कि इक्विटी में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो जो सॉरी डिलीवरी में जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमें कंपनी को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। इस तरीके की कंपनियां, तुम्हारे पास कम पैसा है, अगर चाहते हो लंबे समय के लिए तो स्मॉल कैप में लगा दो या मिड कैप में लगा दो, और जल्दी ग्रोथ करना है तो लार्ज कैप कंपनी में लगाओ। लेकिन ये सारा का सारा डेटा क्लियर। आज के लिए इतना रखते हैं, आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट, ठीक है।